बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी 78 बरस की उम्र में तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए। वो 2 माह गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज रहे। इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही और जनरल राहील शरीफ उम्रे पर गए थे या मुलाजमत का मामला ज़ेरे बहस था? मामला उलझ गया या उलझाया गया? ख्वाजा आसिफ कहते हैं साबिक आर्मी चीफ ने एनओसी के लिए राब्ता नहीं किया, ना ही आर्मी से इजाजत ली। जनरल अमजद शोएब कहते हैं सारा मसला वजीर दिफा ने पैदा किया, उन्होंने ही इत्तेहाद की सरबराही की तजवीज दी। मामला अभी वाजे नहीं, सरताज अजीज का बयान। पनामा का हंगामा, तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी के दलाइल मुकम्मल, वजीर आजम के वकील के दलाइल शुरू। शेख रशीद की भी अदालत में बारी आ गई, दलाइल पर कह कहे अदालत का इजहार बरहमी। नौमुंतखब अमरीकी सदर के जाती और कारोबारी मामलात बारे रूसी खुफिया इदारों के पास शर्मनाक वीडियोस और रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तस्दीक नहीं कर सकते, अलबत्ता जराए काबिल भरोसा हैं। अमरीकी अखबार का अमरीकी खुफिया इदारों के हवाले से तबसरा, रूस ने खबरें मुस्तरद कर दी, अमरीकी इंतजामिया तबसरा करने से गुरेजा। गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब तवील अदालत के बाद इंतकाल करके उन्हीं की शख्सियत और इस अफसोसनाक खबर पर हमने आज प्रोग्राम में तबसरा करना है। लेकिन शम सब जो दूसरा अहम मामला है जनरल राहील शरीफ साहब की तकर्री का, उस बारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब अमजद शोएब साहब वो दस्तयाब नहीं होंगे हमें पहले वक्फे तक, उसके बाद, तो इसलिए उनसे गुफ्तगू करने की वजह से हम पहले इस मौजू पर बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के बारे में गुफ्तगू प्रोग्राम के अगले हिस्से में होगी। तो आज सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान आ गया। 3 दिन की मोहलत उन्होंने मांगी थी चेयरमैन रजा रबानी साहब से। उन्होंने कहा जी कि एनओसी नहीं लिया, ना ही एनओसी के लिए राब्ता किया, और चेयरमैन सर ने सवाल पूछा कि क्या उन्होंने फौज को आगाह किया था। इसके अलावा सरताज अजीज साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी सूरत हाल वाजे मेरे सामने मौजूद नहीं है। तो ख्वाजा साहब ने यह भी कहा कि मीडिया ने गलती से इस्लामी इत्तेहाद के बारे इस दौरे को उससे ताबीर किया, हालांकि वो उम्रा करने गए थे और वापस आ गए। जबकि यही ख्वाजा साहब जो हैं कुछ रोज पहले एक टीवी प्रोग्राम पे तस्दीक कर रहे थे अपने बयान में कि हाँ जी ये मामला हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कोई बात तो चल रही थी, यानी कुसर पसर तो हो रही थी इक़्तिदार के ऐवानों में, मामला ज़ेर बहस था और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके भी नोटिस में था। अब उसकी बाकायदा शक्ल क्या है वो उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कुछ गैर जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर दी, या ये कहिए कि बड़ी मासूमियत से गुफ्तगू कर दी। और कौन सी वाली? वो टीवी वाली या टीवी वाली? जब उन्होंने जनरल राहील शरीफ के मामले में ये कहा कि हाँ बात तो ऐसी हुई है, तो मगर बात बाकायदा तौर पर तय नहीं हुई थी। और जो कल हमारी जो जनरल एजाज अवान साहब से बात हुई तो उनकी बात हो चुकी थी राहील शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अभी वो गए हैं, तजवीज ज़ेर बहस है, वापस आएंगे, हुकूमत से राब्ता करेंगे और GHQ से राब्ता करेंगे और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। ठीक है।
तो आज चूंकि इस पर तबसरा किया है जनरल अमजद शुएब साहब ने, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने टीवी चैनल पर फरमाया कि ये मामला वज़ीर दिफा ने उलझा दिया है, मतलब क्या कहना चाह रहे थे आप, कैसे उलझा, थोड़ी आपसे हम वजाहत चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि एक बयान जो वज़ीर दिफा का था, उस बयान के बाद ये उलझन पैदा हुई कि इसको सोशल मीडिया पे एक सेक्टेरियन तरह का एक मसला बना दिया गया और जो लोगों ने उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिखे वो उनमें एक सेक्टेरियन डिवाइड नजर आनी शुरू हो गई और एक गलतफहमी पैदा कर दी कि गालिबन जनरल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। वहीं से जारी रखें गुफ्तगू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ख्वाजा साहब का बयान जो था उसमें ये एक जो मैसेज मिलता था वो ये है कि ये तकरीबन चीज तय पा गई और हुकूमत की तरफ से मामला फहमी हो चुकी है और जनरल साहब जो है वो अब चार्ज लेंगे। तो ये जो गलतफहमी है ये सोशल मीडिया पे भी डिस्कस होनी शुरू हो गई और उसमें बड़ा यूं लगा जैसे एक सेक्टेरियन डिवाइड पैदा कर दी गई है माशरे में, क्योंकि लोगों के कमेंट से ये नजर आता था कि कुछ लोग जो है वो ईरान के हक में बात कर रहे हैं, कुछ सऊदी अरेबिया के हक में बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इससे एक तरह का मैं समझ लीजिए कि हमारे गलतफहमियां पैदा हो गई और जो बहस चल निकली टेलीविजन चैनल्स के ऊपर वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में जिसका कोई वजूद नहीं था उस मामले पे बहस चल निकली और जनरल राहील के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि जी देखिए हुकूमत को पूछे बगैर उन्होंने ये काम कर दिया। अब हकीकत ये है कि 2-2.5 महीने तक तवक्को है कि वहां से सऊदी अरेबिया से हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता एक तजवीज आएगी जो कि पूरे खतोखाल इस फोर्स के होंगे, खतोखाल पूरे इस एक्सरसाइज के होंगे कि ये होगा क्या चीज होगी, फौज होगी या नहीं होगी, इस फोर्स का काम क्या होगा, ये जो कोलिशन बनेगी और पाकिस्तान से क्या तवक्को की जाती है। फिर हुकूमत पाकिस्तान उसको खंगालेगी, उस पर फॉरेन ऑफिस देखेगा, GHQ भी मेरा ख्याल है उसके ऊपर गौर व खौज करेगा और फिर फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने वाकई उसमें शमूलियत इख्तियार करनी है या नहीं। तो और अगर ये फैसला होता है कि हमने शमूलियत इख्तियार करनी है तो फिर उसके बाद जनरल राहील का किस्सा आएगा कि उनको भेजने के लिए क्या करना चाहिए। जनरल साहब, आपकी जो जनरल राहील से गुफ्तगू हुई है उससे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई अभी ये तजवीज है, यानी कोई हतमी नतीजा नहीं हुआ, हतमी फैसले तक नहीं पहुंचे, यानी मुलाकात उनकी वहां पे कुछ हुकाम सी हुई होगी ना इस दौरे के दौरान। देखिए ना, ये बात ये है कि जो उम्रा उन्होंने किया वो सऊदी हुकूमत के मेहमान थे वहां पे, ठीक, और उसमें अगर उनको कोई लोग जाती तौर पे मिलते मिलाते रहे तो उस मामला की उनको बातचीत तो सुनी तो उन्होंने काफी कुछ होगा या इनसे मशावरत की या कुछ इनसे रहनुमाई ली होगी बातचीतों में, लेकिन उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है। ठीक, क्योंकि जनरल राहील इस चीज पे बिल्कुल कारबंद हैं कि वो जब तक कोई चीज लिखी हुई हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं आती वो पाबंद है इस बात के कि वो इस पे किसी किस्म का कोई अपना रद्द अमल नहीं देंगे। वो रद्द अमल वही होगा जो हुकूमत पाकिस्तान का होगा और उसमें अपनी जो उनकी तजावीज होंगी या उन्होंने पहले कभी अगर सरसरी तौर पे कोई शरायत या किसी चीज का जिक्र भी किया है तो वो सारा कुछ भी वो हुकूमत पाकिस्तान को ही बताया जाएगा ताकि वो उसको मद्देनजर रखें। उनकी शरायत डायरेक्ट सऊदीज के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके ख्याल में क्या किन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है? वो जो सबसे आम चीज थी उनकी, जी सबसे आम जो उनकी चीज थी उनमें 3 बातें जो मैं समझ सका हूं। एक तो ये कि वो चाहते थे कि ये जो भी इत्तेहाद बनता है इसकी फिरका वाराना शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए, इसमें ब्रॉड बेस होना चाहिए और तमाम मुस्लिम ममालिक शामिल होने चाहिए। ठीक। दूसरी बात उनकी यही थी कि उनको कम से कम उनके पास कुलियतन होने चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर किसी और को बिठा दिया जाए। और फिर ये भी उनका ख्याल था कि अगर वो वहां पे कोई इख्तलाफात अगर कोलिशन में लोगों के होते हैं ममालिक के आपस के दरमियान तो उनके पास ये भी इख्तियार होना चाहिए कि वो मामला फहमी वगैरह करा सकें। तो मकसद उनका कहने का यही था कि ये इस्लामी इत्तेहाद बने, एक पूरा इस्लामी शक्ल नजर आए इसकी, ना कि ये सुन्नी इत्तेहाद नजर आए। और ये भी जरूरी है कि ये इसका बाद में कोई मजाक ना बनता रहे। मगर जनरल साहब, इस वक्त कहा जा रहा है कि 42 मुसलमान मुल्क शरीक हो चुके हैं इस इत्तेहाद में, तो 42 मुसलमान मुल्कों का जो इज्तिमा है वो भी कोई मामूली बात तो नहीं है, उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मामूली नहीं है, लेकिन भारसूरत इस पे हुकूमत पाकिस्तान और पार्लियामेंट को गौर करना चाहिए
कि पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से इस पे कोई हमारे ऊपर मनफी असरात तो नहीं आ रहे, ठीक, और उसकी रोशनी में फिर जो फैसला पार्लियामेंट या हुकूमत पाकिस्तान करे तो जनरल राहील शरीफ की क्लियरेंस और वो सारी चीजें उससे मुंसलिक होंगी, ठीक। और वो वक्त मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने के बाद शायद आए। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमजद शोएब साहब। यानी सर अभी तो ये मामला वो था ही नहीं जो जेरे बहस रहा। एक शोशा बस छोड़ा किसी ने, हाँ। यानी चीजों पे गौर हो रहा था, कोई हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की थी कि यार लोग ले उड़े। बुनियादी बात यह है, ये एक सियासी मामला है, हमने पहले भी अर्ज किया, फिरका वाराना मामला नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इसमें आज़रबाईजान भी शामिल है, हाँ जी, कर दिया इसमें हमारे शिया भाई जो है उनका एक वो भी लोग शामिल है इसमें। यानी ये ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मामला है उसको हम बिल्कुल ऐसे कैसे कह सकते हैं कि खालिसतन ये फिरका वाराना मसला है, और जो लोग पाकिस्तान में इसे फिरका वाराना रंग देंगे वो बड़ा खसारे का सौदा करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे इस छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की एक अफसोसनाक खबर, गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का इंतकाल। शाम सब 2 माह से वो जब से यानी गवर्नर बने थे नवंबर में, अलीली रहे, सांस लेने का मसला था, सीने का इन्फेक्शन था, तो आज इंतकाल कर गए। अब इत्तला मिली कुछ देर पहले के 13 जनवरी बाद नमाज जुमा पोलो ग्राउंड कराची में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो इस अफसोसनाक मौके पर हम चाहेंगे कि आप उनकी शख्सियत, बहसियत जज जो थे और फिर अब गवर्नर, और ओवरऑल उस पर आप रोशनी डालें, क्योंकि आपके मेरे तो ताल्लुकात थे, बड़े जाती ताल्लुकात थे उनसे, एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता था, और मुझे जाती तौर पर बहुत सदमा हुआ है। 2 माह गवर्नर रहे, ठीक 2 माह। जी हाँ। 11 नवंबर को गवर्नर बने थे और 11 जनवरी को अल्लाह को प्यारे हो गए। 31वें गवर्नर थे सिंध के। 31वें गवर्नर थे और 15वें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुए। और अब बड़ी एक, लेकिन लखनऊ भारत में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए, फिर बांग्लादेश में तालीम हासिल की, मशरकी पाकिस्तान ढाका में, और उसके बाद फिर कराची आए और यहाँ वकील बने और उनमें नाम कमाया। हाई कोर्ट बार जो है उसके मामलात में भी पेश रहे, कई ओहदों पर भी फाइज रहे, फिर जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने सिंध हाई कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी बहुत ज़ीरक और कानूनी तौर पर बहुत माहिर जज समझे जाते थे। और देखिए, उनसे पहले इशरतुल-आबाद गवर्नर रहे, वो तारीख के तवील तरीन पाकिस्तानी तारीख के इस ओहदे पर फायज रहने वाले शख्स थे। और उसके बाद उन्होंने 2 महीने मुख्तसर तरीन गवर्नर रहे, और एक दिन भी मेरा ख्याल उनको अपना मनसब जो है उससे इंसाफ करने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि अली लोग थे। अगरचे वो मुबीन रशीद अभी आए थे लंदन से, उनके बेटे जो है इनके दोस्त हैं, तो गवर्नर हाउस भी गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए वो अपने दफ्तर में बैठना शुरू हो चुके हैं और गवर्नर हाउस में मुंतकिल भी हो गए थे। देखिए, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को मुस्लिम लीग नून ने नॉमिनेट किया था आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, सदर का इंतखाब याद है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2008 के बाद। हाँ जी, और 2008 में, और उस वक्त जावेद हाशमी जो थे वो भी सदारती उम्मीदवार थे और चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून उनको नॉमिनेट करे, और उनका यह ख्याल था कि अगर वो नॉमिनेट होंगे तो चौधरी शुजात हुसैन और कई दूसरे लोग जो है वोट डालें, सपोर्ट कर देंगे। सही है, सही है। पर नवाज शरीफ साहब ने कुर्रा फाल जो है वो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के नाम निकाल लिया, क्योंकि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो थे वो जो परवेज मुशर्रफ के मार्शल्लाह के बाद जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से रुखसत किए गए थे। वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, और उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया था। और कहते 4 जनरल, उस वक्त जो मशहूर बात थी, जनरल मोइनुद्दीन हैदर, जनरल महमूद और जनरल एहसान, और एक और जनरल थे, पता नहीं ब्रिगेडियर थे, जनरल राशिद कुरैशी तो नहीं थे, ब्रिगेडियर यानी जनरल जावेद अशरफ बाजवा। अच्छा, ये 4 लोग गए और उनको परसुएट करते रहे कि आप हलफ उठा लें पीएसयू के तहत। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर इनको महसूर कर दिया गया और घर से निकलने की इजाजत ही नहीं दी गई। और मैं जब उनसे मिला उस जमाने में, तो फिर हमारे खबरें छपी, दोस्त जो थे अहमद मीर साहब, वो औसाफ के एडिटर थे रोजनामा,
उन्होंने ये खबर छाप दी कि मैं नवाज शरीफ का एक खास पैगाम लेकर उनके पास गया। वैसे शमसा भाई बता ही दें वो पैगाम क्या था। कोई पैगाम नहीं था, वो एक दूसरी कहानी है। अच्छा, चले, जाती मामला था। ठीक है। अच्छा, ये एक वैसे एक समाजी मुलाकात थी और फिर उसके बाद भगदड़ मच गई और परवेज मुशर्रफ और उनके हवारी जो थे वो हरकत में आए और पीसीओ जारी करने का उन्होंने फैसला किया ताकि कहीं सईद-उल-जमा सदीकी उनके खिलाफ फैसला न दे दें। बहरहाल सईद-उल-जमा सदीकी साहब के लिए चाहिए तो ये था कि जब 2008 में वो हारने के लिए उम्मीदवार नॉमिनेट हुए थे सदारत के, तो 2013 में उनको जीतने के लिए भी नॉमिनेट किया जाता। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस वक्त सदर ममनून हुसैन जो है उन पर निगाह इंतखाब ठहरी। तो मुझे ये मालूम हुआ, हमारे जो दोस्त हैं नसीर सलीमी साहब कराची में, वो मुझे बताते हैं कि ममनून हुसैन जो थे उनको थोड़ी सी खुदबुद थी। अच्छा। कि वो सईद-उल-जमा सदीकी साहब के सामने कुछ दबते थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये तजवीज पेश की कि इनको गवर्नर बनाया जाए। और अश्क शोई के लिए नवाज शरीफ साहब ने भी ये फैसला कर लिया। ठीक है। और वो उस वक्त बीमार हो चुके थे, लेकिन क्या मालूम थी कि ये मर्जुल मौत होगा साबित। और बहरहाल वो एक अच्छे जज थे, ठीक है, अच्छे इंसान थे और उनको याद किया जाएगा, अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा। ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन अब सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि अगला गवर्नर कौन होगा। तो गवर्नर कोई भी हो सकता है। 2 नामों की इत्तला को मिल रही है। कौन से? एक तो निहाल हाशमी साहब है और एक ज़िया साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब। मुशाहिदुल्लाह साहब का भी नाम हो सकता है, वहां उनके ज़िया जो है उनका भी नाम हो सकता है। देखिए असल में गवर्नरी जो सिंध की है ना, वो अब MQM के और पीपल्स पार्टी के दरमियान का मामला तो है नहीं। अब तो ये है कि जो शहरी इलाके है ना, उनसे कोई ताल्लुक रखने वाला गवर्नर बने। गवर्नर के पास कोई इख्तियारात भी खास नहीं रहे, इसलिए अब किसी को भी अगर गवर्नर बना देंगे नवाज शरीफ साहब, तो उस पर कोई एतराज नहीं होगा। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं पनामा के हंगामे की। आज भी समाअत हुई और आज तो नईम बुखारी साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए, वज़ीर आज़म के वकील के दलाइल शुरू हुए हैं। मखदूम अली खान। हाँ जी, बीच में शेख साहब की बारी भी आई है। अकरम शेख साहब? नहीं, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब। अकरम शेख साहब तो आउट हो चुके हैं या बाइकाट कर चुके हैं। अब वो तो आप बेहतर जानते हैं सर, असल कहानी क्या है। ये तो आप बेहतर जानते हैं असल कहानी क्या। कोई यानी या अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया, चले यूं कह लें, ज्यादा बेहतर है। इमरान वसीम जी हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्ट करेंगे हमें आज। इमरान, आज क्या हुआ जी अदालत में? तहरीक इंसाफ के वकील ने कैसे इख्तिताम किया अपने दलाइल का और फिर हुकूमती वकील ने, यानी वज़ीर आज़म के वकील, कमर में तकलीफ हो गई ना आज। पहले तो ये पूछ लेते हैं, क्यों इमरान कमर में तकलीफ थी, क्या मामला हुआ जो नईम बुखारी जी बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 6 दिन हो गए थे, तकरीबन 13.5 घंटे दलाइल दी और आज उन्होंने कहा कि उनकी कमर में दर्द है और उन्होंने इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तो इस तरह उनके दलाइल का इख्तिताम हुआ। शायद उनकी कमर में दर्द ना होता तो शायद आज का दिन भी नईम बुखारी साहब आज का दिन भी वो ले जाते। हमारे जस्टिस अरशाद हसन खान थे ना, वो मुकदमे की समाअत कर रहे थे तो डिले करना चाहते थे, तो उनके दांत में दर्द हो गया। उन्होंने कहा मेरे दांत में दर्द है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। तो वो डिले हो गया मामला। ये फिकी बहाने होते हैं, लेकिन बहरहाल नईम बुखारी साहब ये भी तो कमर जो है आखिर इतने अरसा खड़े रहे थे, हाँ यानी उनको भी तकलीफ हो सकती है, बल्कि होगी। सही बात है वैसे। अच्छा जी, आगे। बाकी शेख रशीद साहब ने आज दलाइल दिए हैं, उनके दलाइल भी मुकम्मल हुए। वजीर आजम के वकील जो है मखदूम अली खान, उनके दलाइल का भी आगाज हो गया है। शेख रशीद ने आज जो अपने कानूनी, सियासी और जो दिलचस्प दलाइल दिए हैं, उसमें जो कतरी खत था, उन्होंने उस खत को जो है रजिया बट का नावल करार दिया है, जबकि कतरी शहजादे को शेख रशीद ने जो है वो नवाज शरीफ के लिए रेस्क्यू 1122 करार दिया है। उनके इस दिलचस्प दलाइल के ऊपर अदालत में बैठे जो लोग थे वो भी खूब महसूस हुए, बल्कि बाद लोगों के कहके भी निकले। लेकिन अदालत ने इस गैर संजीदगी के ऊपर और इन कहकों के ऊपर जो है भरमी का इजहार किया है। शेख रशीद का अपने दलाइल में यह कहना था कि पनामा का जो मुकदमा अदालत के सामने है, यह इमरान खान का, सिराजुल हक का या उनका मुकदमा नहीं है, बल्कि ये 20 करोड़ आवाम का करप्ट लोगों के खिलाफ मुकदमा है। कतरी खत जो अदालत में पेश किया गया है वो सुनी सुनाई बातों पर मबनी है, उसे ठोस शवाहिद के तौर पर जो है वो एडमिट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि मुल्क को जो है वो बड़े लोगों ने लूटा है, छोटे लोगों ने इस मुल्क को नहीं लूटा। अदालत जो है रिजवान गिल केस की रोशनी में जो है नवाज शरीफ को नाअहल करार दे और अदालत से उम्मीद करते हैं कि इस केस में
इंसाफ होगा। जबकि अदालत की जानिब से आज ये कहा गया कि इंसाफ लोगों को सिर्फ वही लगता है जो उनके मतलब का हो, अगर मतलब का फैसला ना आए तो लोगों को वो इंसाफ नहीं लगता। अदालत की नजर में तमाम लोग बराबर हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा, अदालत उसमें कोई भी जो है वो इम्तियाज नहीं बरतती। जबकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अभी ये फैसला नहीं हो सका, अभी ये तय नहीं हो सका कि लंदन के जो फ्लैट थे ये कब खरीदे गए। जबकि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है नवाज शरीफ, उनके हवाले से भी रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेजात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि लंदन असासों के हवाले से वो बराह रास्त मुलव्वस थे। मखदूम अली खान जो कि वजीर आजम के वकील थे, उनकी जानिब से दलाइल में ये कहा गया है कि वजीर आजम का नाम जो है वो पनामा पेपर में नहीं आया और फरीक मुखालिफ ने जिन दस्तावेजात का जिन लोगों से मंसूब करके अदालत में पेश की हैं उन्हें बतौर फरीक जो है मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। अब सिर्फ अदालत ही उन लोगों को फरीक बना सकती है, लेकिन अदालत ने यह कहा है कि अब इस मुकदमे में किसी भी शख्स का नाम बतौर फरीक जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अब आप ये देखिए कि ये 20 करोड़ अवाम जो है ना, उनके तर्जुमान शेख साहब भी हैं, यानी 20 करोड़ अवाम ये चाहते हैं कि उनकी राय मानी जाए। 20 करोड़ अवाम जो है तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं। तो फिर ये नवाज शरीफ साहब जो है और वो कैसे वजीर आजम मुंतखब हुआ इस मुल्क का? यानी एक सीट दी है 20 करोड़ अवाम ने शेख साहब को, और वो भी तहरीक इंसाफ की हमायत, आज और नुमाइंदगी का हक उनको है। आज उन्होंने एक जुमला बोला कि जो कतरी खाते तो रजिया भट्ट का नॉवल है, जिस पर अदालत में जब कहका बचा तो बड़े बरहमी का इजहार किया। उसमें आ चुकी बात, अगर आपने सुनी नहीं। मैं सुन रहा था, मैं जरा थोड़ा सा और आपको सुना के थोड़ा आगे चले। आगे सर बड़ा संजीदा मामला एक और ऐसा ही, ये जो लापता अफराद हैं जी, जो लापता अफराद हैं, जो ब्लॉगर्स भी हैं, समाजी कारकुनान भी हैं, प्रोफेसर सलमान हैदर का हमने तफसील से जिक्र किया था। बाकी नसीर साहब है ननकाना से उठाए गए थे और आसिम साहब हैं ये भी लाहौर से उठाए गए। इनमें एक चौथा शख्स है अहमद वकास गुराया, जिन्हें अहमद वकास लियाकत पूरा नाम है, नीदरलैंड से पाकिस्तान आए थे और ये उठाए गए। इनकी मिसेज हैं, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्या हुआ, किस तरीके से उठाया गया गुराया साहब को? वकास जो है 4 जनवरी की सुबह तकरीबन 11 बजे घर से निकले हैं अपने खालाजाद भाई के साथ, और बाइक पे निकले हैं ये दोनों। इन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना था। कहाँ, किस शहर में? लाहौर शहर में वाबडा टाउन की तरफ निकले हैं, और वाबडा टाउन की तरफ इन्होंने घर देखा है रेंट के ऊपर, और वो फाइनलाइज करके ये लोग वापस आ रहे थे जब मतलब कि इनका हुआ होगा कंफ्रंटेशन लोगों के साथ, इन्होंने इनको उठाया है। और तभी इन्होंने उसी टाइम अपने भाई को फोन किया है अपने कजन के नंबर से, और भाई को हिदायत दी हैं कि 2 लैपटॉप जो थे जो इनके जेर इस्तेमाल थे वो लेकर बाहर चले जाओ कोने पे रोड की तरफ, और मेरा दोस्त आ रहा है, दोस्त का ड्राइवर, और उसको दे दो ये लैपटॉप्स। और भाई जब बाहर गया है लैपटॉप्स लेकर तो 2 लोग आए हैं मोटर बाइक पे और उन्होंने लैपटॉप मांगे हैं। तो भाई ने दोबारा कॉल किया है और कॉल करके कंफर्म किया है कि इन्हीं को देने हैं। तो वकास ने कहा है कि हाँ इन्हीं को देने हैं, मैं रात को आते हुए घर लेता आऊंगा, तो परेशान मत होना। ये कहकर ये मतलब आखिरी बात हुई है तकरीबन 6:22 पे अपने भाई के साथ, और उसके बाद बिल्कुल ताल्लुक मुनक़ता हो गया और कोई उसके बाद राब्ता नहीं हो सका। किसी किस्म की इत्तला आपको नहीं मिली? नहीं, किसी किस्म की इत्तला नहीं मिली, किसी किस्म का कुछ भी नहीं पता। और जब रात तक वकास की वापसी नहीं हुई तो वकास के भाई ने जो है मुख्तलिफ दोस्तों को फोन करने शुरू किए, और जिस दोस्त का स्पेशली नाम लिया गया था उससे जब बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि वकास से उनका राब्ता 2 दिन से हुआ ही नहीं था। तो बस तब से यही सूरत हाल है कि वकास लापता है। सही, बहुत शुक्रिया जी, हम दुआ गए कि अब आप ये देखिए जी कल कामरान खान साहब ने तकरीर सुनाई नवाज शरीफ साहब की और वज़ीर दाखिला की भी, जी कि जो मिसिंग पर्संस के बारे में वो किस तरह के जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। और आज मुझसे मुलाकात की मेजर रिटायर्ड फैजुल हसन ने जी, उनके बेटे शहीरुल हसन और एक और नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूद और एक और नौजवान वकास फरीद, उनको 13 जून को लाहौर से उठाया गया, कोई पता नहीं उनका, और GI के इंस्टीट्यूट जो है गुलाम इसाक, हाँ जी, उसके ये फारुक तहसील थे।
अच्छा। और अपने बिजनेस प्लान कर रहे थे और फैसल टाउन में इनको उठाया गया। लाहौर फिर ये मिसिंग पर्सन जो कमीशन है उसके पास पहुंचे और बिल आखिर उसके हुक्म हम पर वो तस्वीरें भी उनकी ये दिखा रहे हैं, ये जो 25 मजीद लोग अक्टूबर को इनके पास FIR दर्ज हुई है। जून का वकुआ 25 अक्टूबर को FIR दर्ज हुई। ये दर बदर बेचारे फिर रहे हैं मारे मारे, कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब और जनाब चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनको कैसे नींद आ रही है? समझ से बालातर है ये सर। समझ से बालातर है। अच्छा सर, आपको मैं याद दिलाऊं, आपको याद होगा हमने तकरीबन कोई 6 या 8 माह पहले एक प्रोफेसर हैं लम्स के, डॉक्टर शाहजेब, उनकी लापता होने का भी जिक्र किया था। उनके जो उनकी सुसर कोई हैं, खबर नहीं मिली है। उनके मुझे कल इत्तला मिली कि 1 साल पूरा हो गया, डॉक्टर शाहजेब के हवाले से कोई खैर खबर नहीं है। 5 बच्चे घर में उनका इंतजार कर रहे हैं और 1 साल बाद भी उनके बारे में कोई इत्तला नहीं कि वो कहां आप बताइए, अगर किसी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए, उसे सजा दिलवाइए। दहशतगर्दों के खिलाफ भी आप मुकदमे चलाते हैं, जो गोलियां चलाते हैं उन पर भी मुकदमा चलाते हैं, और इन पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके साथ ये सलूक हो रहा है। आसमान टूट क्यों नहीं पड़ता और जमीन फट क्यों नहीं जाती? एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मिलते हैं इस वक्फे के बाद। शाम साहब भी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं 17 जनवरी को उनकी तकरीब अलबरदारी और दावतनामा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी मौसूल हुआ। रवां हफ्ते आखिर में वो भी जाएंगे। अच्छा, पता नहीं कितने लोगों को दावतनामे मिले हैं। जिस तरह उनका ब्रेकफास्ट होता है सदर साहब का, वैसे ही होगा। वैसे ही एक थोक के हिसाब से दावतनामे गए हैं या चीदा चीदा लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब बड़ी ट्रबल में है। नहीं, मगर आज जो हमारे apparently बाराक ओबामा है उन्होंने आखिरी तकरीर कर दी। बड़ी जज्बाती हुई उसमें, वो उसमें जमहूरियत का बड़े हजारों अफराद जो थे वहां मौजूद थे और वो तकरीर इस काबिल थी कि उस पर हम तबसरा करते, लेकिन वक्त वो नहीं फिर है। किसी और कर लेंगे। फिलहाल तो जो ट्रंप साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि मीडिया जो है उनके पीछे पड़ा हुआ है। वैसे कह रहे हैं इंतहाई शर्मनाक जाती नौयत की खुफिया वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी और है। वीडियोस मौजूद हैं रूस के पास। वो रूस के पास मौजूद हैं और रूस उनको ब्लैकमेल करेगा। हमने कुछ मुख्तलिफ खुलासा तैयार किया, कुछ रिपोर्ट्स सुनने के बाद, वो देखिए जरा। हाल ही में अमरीकी मीडिया ने खबर दी है कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी इंटेलिजेंस के इदारों ने सदर बराक ओबामा और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खुफिया रिपोर्ट पेश की है, जिसमें यह बात बयान की गई है कि रूस के पास डोनाल्ड ट्रंप को जेर करने वाला ऐसा शर्मनाक मवाद है जिसकी बदौलत वो ट्रंप को उंगलियों पर नचा सकते हैं। अमरीकी अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जाती मालूमात पर मबनी डोजियर 35 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अगर ये मालूमात ठीक हैं तो रूस ट्रंप को अपनी मर्जी के इकदामात पर मजबूर भी कर सकता है। दूसरी जानिब अखबार का यह कहना है कि रूस के पास हिलरी क्लिंटन से मुतालिक भी मालूमात थी, जिनका इस्तेमाल उन्होंने हालिया अमरीकी इंतखाबात की मुहिम के दौरान किया। इस रिपोर्ट में अमरीकी इदारों ने कहा है कि इन इत्तलात की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, अलबत्ता ट्रंप बारे मालूमात फराहम करने वाले जराए काबिले भरोसा हैं। ट्रंप ने मंगल को एक ट्वीट में इन रिपोर्ट्स को फेक करार दिया। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि मॉस्को मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस पर इन मालूमात का दबाव बढ़ाकर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रूसी हुकाम अलबत्ता इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर चुके हैं। CIA, FBI और व्हाइट हाउस ने इस बारे तबसरा करने से गुरेज किया है। अब मुझे सबसे मानी खैर जुमला तो वही लगा कि जी मालूमात की तस्दीक तो नहीं कर सकते, अलबत्ता जो सोर्स यूज हुआ है इन मालूमात ने वो बड़ा काबिल भरोसा है। देखिए, अमरीकी इदारे कह रहे हैं, ये जो अमरीकी सोसाइटी है और हमारा जो मीडिया है जी, उसको हजम नहीं हो रहा है ट्रंप साहब अभी तक। और लगता ये है कि उनके साथ कोई हादसा हो न जाए। अच्छा, लग रहा है अब ये जो कि वो उनको वो इम्पीच भी हो सकते हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी में भी उनकी मुखालफत है और ये खासतौर पे जो रूस के मामले में, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है उनके नुक्ता नजर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें शायद दिलचस्प बात एक और भी है कि रूस ने तो मॉस्को ने तो मुस्तरद किया जैसी कोई तला नहीं, लेकिन जो FIAM या जो FBI है या जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है या फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान है, वो कुछ नहीं कह रहे। दिलचस्प मंजर है ये। नहीं लगता है अमेरिका में भी उसी तरह की देंगा मुश्ती होने वाली है जैसे पाकिस्तान में होती है। इमरान खान साहब और इस पे मैं क्या इंशाल्लाह कहूँ। प्रोग्राम वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म होता है। आपसे हम चाहेंगे इजाजत और मुलाकात आपसे होगी अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।